अगर हम ये सोचें कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है टाइप 1 के मुकाबले में क्या है, माइल्डर है, यानी कि हल्की फुल्की है, इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कीटो एसिडोसिस नहीं हो रहा है, यानी कि खून तेज़ाब वाला नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बात कहना सही होगा, लेकिन हम बोल सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ये स्लोली डेवलप होती है, यानी कि स्लोली क्या होती है, खतरनाक होती है। इसके क्या होता है, डिवास्टेटिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बहुत ही तबाहकुन नताइज होते हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ चलती रहेगी लंबे अरसे तक तो क्या होंगे, बहुत ही तबाहकुन बॉडी में नताइज होंगे। क्या क्या होंगे यहाँ पर लिखे हुए, वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन कैन लीड टू एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्स। पहली कॉम्प्लिकेशन जो कि लॉन्ग टर्म टाइप 2 डायबिटीज़ से होती है वो है वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या देखें, होता है कि हमारे पास हमारी खून की जो नालियाँ हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, हम जानते हैं शुगर हाई, जब शुगर खून में हाई है तो क्या होगा, हमारी जो एंडोथीलियम है, यानी कि नालियों के अंदर की बिल्कुल लेयर है, उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई शुगर चिपक जाएगी, शुगर खून में हाई, तो शुगर क्या हो जाएगी, इन एंडोथीलियम से चिपक जाएगी। जब चिपकेगी तो क्या हो जाएगी, तो ये नालियाँ क्या हो जाएंगी, कोरोड हो जाएंगी। कोरोड मतलब क्या, यानी कि हम बोल सकते हैं ये नालियाँ पहले की तरह नहीं रही, स्मूथ नहीं रही, ठीक है। इन पे क्या हो चुकी है, खुरच आ चुकी है, नाली थोड़ी खराब हो चुकी है, इसको हम कहते हैं कोरोड, ठीक है। अब ये नालियाँ क्या हो जाएंगी, कोरोड हो जाएंगी। देखिए होता है क्या असल में हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पूरे खून में क्या होगी, पूरे खून में डायबिटीज़ की बात करें तो खून में, पूरे खून में क्या होगी, शुगर हाई होगी। जब शुगर की क्वांटिटी हाई है, ठीक है, तो शुगर क्या होगी, खून में मौजूद हर प्रोटीन का चिपकेगी, हर प्रोटीन का क्या होगी, बॉन्ड बनाएगी, बिकॉज देयर केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे खून में ज़्यादातर प्रोटीन कौन सी है, एक है हीमोग्लोबिन प्रोटीन और एक है एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। तो इनसे क्या होगी, अटैच्ड होगी, ठीक है, इनसे क्या होगी, अटैच्ड होगी। और हम जानते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन से अटैच होना बेसिकली क्या हमें निशानदेही करता है कि बीमारी की। फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं HB1AC टेस्ट। इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम देखते हैं कि पिछले 3 महीने में हमारी शुगर जो थी वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ कितनी बार अटैच हुई थी और कितनी अटैच हुई थी, ठीक है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं हम बीमारी कितनी शदीद है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि हमारे पास एंडोथीलियम पे अटैच क्यों हुई शुगर। तो इसका जवाब ये है, हमारे पास एंडोथीलियम के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन क्या करती है, हमारे पास जो खून की नालियाँ होती हैं उनको क्या फराहम करती है, उनको बेसिकली हम बोल सकते हैं लचक फराहम करती है, ठीक है। हमारे कॉलेजन के अटैच्ड हो गई, कॉलेजन के कौन अटैच हो गया, शुगर। तो बेसिकली ये क्या हो गई, ये ग्लाइकेटेड हो गई, यानी कि शुगर कोटेड हो गई। ये कॉलेजन प्रोटीन जो थी अब सिंपल प्रोटीन नहीं रही, बल्कि एक कोटेड है, इसके ऊपर शुगर की कोट आ गई है, ठीक है। तो अब पहले की तरह ये नालियों को लचक नहीं फराम कर पाएगी, तो हमारी नालियाँ क्या हो जाएंगी, खून की नालियाँ बेसिकली सख्त हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, ब्रिटल। दैट्स वाई जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज थे उनमें अगर लॉन्ग टर्म टाइप 2 डायबिटीज़ रहेगा तो क्या होगा, उनमें ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहने का अब ये मर्ज भी हो जाएगा, क्योंकि इनके क्या हो चुका है, कोलेजन प्रोटीन क्या हो चुके हैं, शुगर कोटेड हो चुकी हैं। दैट्स वाई वो क्या कर रही हैं, दैट्स वाई हमारे पास वो खून की नालियों को सही फ्लेक्सिबिलिटी फराम नहीं कर पा रही। फिर क्या होता है, हमारी जो एंडोथीलियम लेयर है, ठीक है, एंडोथीलियम पे क्या लगे होते हैं, कुछ खास सेंसर होते हैं, उन सेंसर का नाम क्या होता है, RAGE, ठीक है, RAGE, रिसेप्टर फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमारे पास जो शुगर कोटेड प्रोटीन थी, ठीक है, जो कि कोलेजन प्रोटीन के ऊपर क्या आ गई थी, शुगर अटैच्ड हो गया था, अब ये शुगर कोटेड प्रोटीन हो गई थी। जब ये कोटेड प्रोटीन, शुगर कोटेड प्रोटीन इस रिसेप्टर से सेंसर से टकराती है तो क्या होता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या समझती है, बेसिकली हमारे पास ये सेल समझते हैं कि बॉडी में कोई दुश्मन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। तो क्या समझती हैं कि वायरस वगैरह आ गया, हालांकि वायरस तो नहीं है, बस प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर शुगर कोट हुई है, ठीक है। तो होगा क्या, बदले में ये सेंसर क्या निकालेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे। अब जब प्रोटीन टकराएंगे, हमारे पास शुगर कोटेड प्रोटीन टकराएंगे सेंसर से, तो क्या रिलीज़ होगा, एक केमिकल रिलीज़ होगा, ठीक है। और केमिकल क्या होगा, वो केमिकल सिग्नल देगा किसका, वो केमिकल सिग्नल देगा इन्फ्लेमेशन का। देखिए असल में होता है कि हमारे पास ये सेंसर जो लगे होते हैं, सेंसर बेसिकली किस चीज़ को महसूस करने के लिए होते हैं कि बॉडी में फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। तो अगर वो वायरस या बैक्टीरिया के प्रोटीन टकराते हैं सेंसर से तो क्या होता है, हमारे पास बॉडी ये केमिकल निकालते हैं सेंसर, और ये केमिकल निकालते हैं इन्फ्लेमेशन का सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये पुराना तरीका है बॉडी का, कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया बॉडी में आ जाए तो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन का सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करते हैं, ठीक है। तो बॉडी का तरीका है इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करके क्या जो चीज़ें आई हैं फॉरेन चीज़ें बॉडी में उसको खत्म करना, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, बेसिकली ये कोई बैक्टीरिया वायरस तो है नहीं, बल्कि ये तो क्या है, बॉडी की प्रोटीन है जिसके ऊपर शुगर कोट हुई है, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, ये केमिकल रिलीज हुआ इन्फ्लेमेशन का, असल में कोई बैक्टीरिया वायरस था ही नहीं, ये प्रोटीन थी और उसके बाद शुगर कोट हुई थी। तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास जो दीवारें होंगी एंडोथीलियम, वो क्या हो जाएंगी, स्टिकी हो जाएंगी, स्टिकी और ज़ख्मी भी हो जाएंगी, ठीक है। केमिकल रिलीज हो जा रहा है मुसलसल, तो बेसिकली स्टिकी भी हो गई दीवार अंदर से और ज़ख्मी भी हो चुकी हैं, ठीक है। और अपनी जो असली लचक थी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसको भी लूज़ कर देंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल भी नहीं रही पहले की तरह। अब जो खून की नालियाँ क्या है, इन्फ्लेमेशन का शिकार है, तो होगा क्या, बस जो एंडोथीलियम लेयर है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएंगे, होल्स जाएंगे, हल्के हल्के होल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इन होल से क्या होगा, इन होल से जो खून में चीज़ें हैं,
जो खून में चीज़ें हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो इन होल से गुजर कर कहाँ जाना शुरू कर देंगी, हम जानते हैं बस जो खून की नालियाँ होती हैं बेसिकली वो लेयर से बनी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी हमारे पास लेयर्स होती हैं। ये हम बात करें एंडोथीलियम की, हम जो बात करें वो एंडोथीलियम में क्या हो गए, होल्स हो गए, ठीक है। लेकिन एंडोथीलियम के पीछे बिल्कुल क्या है, हमारे पास एक स्पेस है, उसको हम बोलते हैं सब एंडोथीलियल स्पेस, हल्की सी स्पेस जगह उसको हम बोलते हैं सब एंडोथीलियल स्पेस। फिर ठीक है, फिर एक और दीवार है, फिर एक और दीवार है, लेकिन हम उन दो दीवारों की बात नहीं करें, हम इसी की बात करें, एंडोथीलियम की बात करें, ठीक है। यहाँ पर स्पेस हो चुके हैं, हल्के हल्के गैप्स हो चुके हैं, सॉरी गैप्स हो चुके हैं, तो इन गैप के जरिए क्या हो जाएगा, जो खून में चीज़ें हैं वो कहाँ जाना शुरू कर देंगी, इस स्पेस में, जिसके पीछे स्पेस है, इसको कहते हैं सब एंडोथीलियल स्पेस। तो खून में जो प्लाज्मा था हमारे पास, एलडीएल था, वो सब कहाँ जाना शुरू कर देगा, हमारे पास इन सुराखों से गुजर के कहाँ, इस एंडोथीलियल सब एंडोथीलियल स्पेस में, ठीक है। हमारे पास होगा क्या, जब हमारे पास इन दीवार को क्रॉस कर लेगा और सब एंडोथेलियल स्पेस में क्या क्या आ चुका है, शुगर आ चुका है, हमारे पास फ्री रेडिकल आ चुके हैं, एलडीएल आ चुका है और प्लाज्मा आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत चीज़ें हमारे पास इस सुराख को क्रॉस करके इस स्पेस में आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसके जो सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, माक्रोफेज को सिग्नल मिलेगा, माक्रोफेज क्या होंगे, इस जगह पर इन सुराखों से गुजर कर कहाँ जाएंगे, स्पेस में जाएंगे जहाँ पर ये सारा मिक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको इससे लड़ेंगे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड जब इससे लड़ रहे होंगे तो खुद भी माक्रोफेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली अभी एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन चुका है, एक तो हमारे पास डेड मैक्रोफेज का, एक तो मैक्रोफेज जो डेड हो चुका है, डेड मैक्रोफेज बेसिकली, और प्लाज्मा वगैरह ये सब कुछ इनका इनका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन चुका है, ठीक है। तो बेसिकली एक प्लाक फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब इसी को हम कहते हैं एब्सकेसिस, एब्सकेस। अब ये बेसिकली जो मिक्सर है, एक हम बोल सकते हैं कड़क सा मिक्सर जो है हमारे पास, अब ये खून की नाली को क्या होगा, अंदर से ही, यानी कि इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बस ये 3 लेयर्स हैं ना एंडोथीलियम, ठीक है, तो ये मसला यहाँ हुआ है सब एंडोथीलियल स्पेस में, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था, ये क्या करेगा, ये एक हम बोल सकते हैं नालियों को तंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये देखें नाली कितनी हमारे पास तंग हो चुकी है, पहले इतना स्पेस था, अब इतना स्पेस है, अब बहुत कम स्पेस रह गया है, ठीक है। तो बेसिकली एक मिक्सर ने क्या कर दिया, एक कड़क जगह कर दी और क्या कर दिया, नालियों को तंग करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, हम जानते हैं हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल बॉडी है, ठीक है, बॉडी में पाँव जो है ये दिल से सबसे ज़्यादा दूर है, अगर हम बात करें हार्ट है, और ये हमारे पास लोअर लिम्स है, ठीक है। तो बेसिकली लोअर लिम्ब जो है वो बहुत ही दूर है हार्ट से, ठीक है। तो होगा क्या, अगर बॉडी में हमारी मिडिल में कहीं पर हमारे पास ये हरकत हुई है, यानी कि ये प्लाक डेवलप हो गया है, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास के खून की नाली तो स्टिफ हो चुकी है, तो यानी कि ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ही होगा, खून का प्रेशर तो हाई होगा, लेकिन अगर हमारे पास बीच में कहीं पर हुआ है तो हमारे पास पाँव तक जाने में जो क्या होगा, खून का वॉल्यूम जो होगा, जिस तरीके से जाना चाहिए खून, क्योंकि जगह कम है, तो खून का जो वॉल्यूम होगा, यानी कि खून जाना जिस मिकदार में चाहिए उस मिकदार में नहीं जा रहा होगा, तो खून का वॉल्यूम तो कम होगा लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जगह कम है, तो बेसिकली एक प्रेशर से खून आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन खून का वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो पाँव हैं, लोअर लिम्स, इनको सही तरीके से खून नहीं मिल रहा है, इनके सेल्स को, इनके टिश्यूज़ को, लोअर लिम्स के सेल्स को और टिश्यूज़ को सही तरीके से खून नहीं मिल रहा जिस तरीके से मिलना चाहिए था, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास एट द एंड खून ही क्या कर रहा है, हमारे पास ब्लड के जरिए क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है सेल्स तक, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, हाइपॉक्सिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपॉक्सिया, ठीक है। एक और चीज़ क्या होगी हमारे पास कि एक तो हमारे पास लोअर लिम्स तक खून सही नहीं पहुंच रहा, सेकंड चीज़ हमारे पास क्या होगी कि जो नर्व्स होती हैं लोअर लिम्स पे वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी हाइपॉक्सिया वाली कंडीशन का शिकार हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो नालियाँ हैं पतली पतली खून की, उनके जो नर्व्स हैं, हमारे पास नर्व के बाहर ही क्या है, खून की नालियाँ जो कि क्या कर रही हैं, नर्व्स को खून फराहम कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर लिम्स तक आ ही खून कम रहा है, तो इनको भी खून कम मिलेगा नर्व्स को जो लोअर लिम्स में है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में होंगी, वो भी हाइपॉक्सिया कंडीशन में होगी, ठीक है। तो अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको फील नहीं होता कि उनके पाँव में कोई कांटा वगैरह चुभा है, कोई जख्म है, उनको फील नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस कि उनके जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स बेसिकली उनको सही तरीके से ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, ठीक है। एक और कंडीशन ये भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनमें क्या होता है, एक कंडीशन को बोलते हैं न्यूरोपैथी, ठीक है, न्यूरोपैथी भी होती है। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, वो नर्व्स जब शुगर हाई होती है, जब खून में शुगर बहुत ज़्यादा हाई, तो होता है कि हमारे पास एक अल्कोहल बनता है, उसको हम बोलते हैं सॉर्बिटोल। क्या बनता है, सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल क्या करता है, पानी जो बाहर इसको खींचता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, नर्व फूल जाते हैं, नर्व क्या होते हैं, फूल जाते हैं। जब नर्व फूल जाता है तो बेसिकली जो एक दिमाग और नर्व का कनेक्शन होता है वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अब प्रॉपर तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। अब यानी कि सिग्नल ट्रांसमिट हो ही नहीं पा रहा, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि अब जो भी दर्द वगैरह हो रहा होगा, कोई भी जख्म है, तो बेसिकली कोई नर्व ही नहीं है लोअर लिम्ब पे सही तरीके से जो काम करिए, जो सिग्नल को कैरी करके दिमाग तक लेके जाए, तो इसलिए पर्सन को फील नहीं होता बिकॉज ऑफ 2 कंडीशन डिस्कस कर ली। तो न्यूरोपैथी एक हमारे पास क्या है कि इसी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही।
अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास डेवलप होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्स, ठीक है। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, एम्पुटेशन हो रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पास क्या हो रहा है कि नालियाँ जो हो गई हैं तंग हो गई हैं, बिकॉज ऑफ प्लाक यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास डायबिटीज़ में रिस्क होता है कि जो भी ज़ख़म है वो गैंग्रीन की तरफ जा सकता है, गैंग्रीन की तरफ, ठीक है। हर ज़ख़म गैंग्रीन नहीं होता, लेकिन डायबिटीज़ में ख़तरा होता है कि जो ज़ख़म बॉडी में बन रहा है वो गैंग्रीन की तरफ जा सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत सारे यहाँ पास रीज़न है, ठीक है। तो हम पहला रीज़न डिस्कस करते हैं कि हमने जैसे डिस्कस किया कि डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करें हम, ठीक है। तो डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे पास जो खून की नालियाँ थी वो तंग हो गई, बिकॉज हमारा क्या हो गया, प्लाक जमा हो गया, हाई शुगर की वजह से क्या हो गया, प्लाक वगैरह जमा हो गया, इसने बात की थी, ठीक है। तो एक तो क्या होगी, प्लाक जमा हो गया, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस्कीमिया कहेंगे, इस्कीमिया, ठीक है। क्योंकि जो खून लेके जा रहा है, अब खून क्या लेके जाएगा, पहले खून इतना यानी कि इतनी जगह थी इसके अंदर, इतना खून ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अब जगह क्या हो गई, कम हो गई। तो बेसिकली ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। जो आगे की जगह थी जहाँ लेके जा रहा था, तो वहाँ तक जो खून पहुँचेगा वो कम पहुँचेगा, एब्सोल्युटली, है ना। क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो खून का वॉल्यूम जो आगे की तरफ की ट्रैवल करके लेके जाएगा वो क्या होगा, कम, ब्लड वॉल्यूम विल बी कम, ठीक है। एंड हमारे पास एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि ज़ख़म हमारे पास जब तक लाल है, ठीक है। तो हम अगर ज़ख़म डायबिटीज़ में बात करें, डायबिटीज़ में ज़ख़म लाल है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डायबिटिक फूट अल्सर कहेंगे, डायबिटिक फूट अल्सर, ठीक है। इसको गैंग्रीन नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़ख़म लाल है मतलब क्या है, इसमें हीलिंग हो रही है, इसको खून मिल रहा है, ठीक है। हम गैंग्रीन तब कहेंगे जब हमारा ज़ख़म जो है वो बिल्कुल काला पड़ चुका है। ये किस बात की निशानदेही है, काला ज़ख़म पड़ चुका है, इसका मतलब क्या है कि इसको ऑक्सीजन की शदीद कमी है। इस सेल को, इस टिश्यू को, जो हमारे पास टिश्यू है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू ना, तो बहुत सारे हमारे पास जगह पे यानी कि एक थोड़ी विजिबल जगह है, इस पर क्या हो गया हमारे पास कि काला हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की शदीद कमी है, हाइपॉक्सिया है, ठीक है। काला हो चुका है हिस्सा, शदीद कमी ऑक्सीजन की, अब इसको हम कहेंगे गैंग्रीन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एक तो हमारे पास यहाँ पर जब खून कम आ रहा है, ठीक है, तो खून के जरिए सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, हमने बात की, हमारे इम्यून सेल्स भी खून के जरिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो इम्यून सेल्स हैं वो भी कम आ रहे हैं। तो बैक्टीरिया, जो भी वायरस था बॉडी में जो भी आया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आया था, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी प्लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर खून नहीं है, ठीक है। यहाँ पर खून कम है, तो बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छी प्लेस होगी कि वो यहाँ क्या करें, खुद को ग्रो करें, मल्टीप्लाई करें, इन्फेक्शन कॉज करें, क्या करें, इन्फेक्शन कॉज करें। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली खून के जरिए इम्यून सेल्स आ रहे हैं, तो उनको तबाह करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना शुरू कर देंगे, हमारे पास जो बैक्टीरिया, जो भी वायरस वगैरह आए थे, वो यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो रही हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऑक्सीजन की शदीद कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये सब गैंग्रीन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये क्या निकालेंगे, केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, क्या रिलीज़ करेंगे, केमिकल्स। उन केमिकल्स को हम कहेंगे, हमारे पास केमिकल्स का नाम है, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एंड हम बोलेंगे एक्सोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। अब ये केमिकल क्या करेंगे, ये केमिकल हमारे पास क्या करेंगे, अब ये केमिकल खून की नालियों को मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाएंगे, अब खून की नालियों को ये मज़ीद रप्चर करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही बैक्टीरिया और ये केमिकल जो रिलीज़ हो रहा था, वहाँ कहाँ चला जाएगा, हमारे पास मेन ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, हमारी बॉडी के ब्लड में चला गया। अब इस कंडीशन को हम कहेंगे हमारे पास सेप्टिक शॉक, क्या कहेंगे, सेप्टिक शॉक, दिस विल बी सेप्टिक शॉक। हमारे पास जो बैक्टीरिया से जो केमिकल रिलीज़ कर रहा था, ठीक है, वो दोनों चीज़ें कहाँ चली गई, खून में चली गई। अब क्या कंडीशन होगी, सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो बेसिकली हमने याद रखना है कि हमारे पास जिसमें पाँव जो होता है ना, पाँव, असल में डायबिटीज़ में क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं कि पाँव पे वो हो रही होती है कि पाँव में गैंग्रीन या पाँव में डायबिटिक फुट अल्सर होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये हमारे पास जो पाँव है हमारी बॉडी का टर्मिनल पॉइंट है, इसके बाद तो आगे कोई चीज़ नहीं है ना, बस पाँव है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली अगर पाँव में फॉर एग्जाम्पल एक नाली बंद हो जाती है खून की, ठीक है, मेन नाली बंद हो गई, ठीक है, तो बेसिकली आगे की पूरी सप्लाई कट जाती है, आगे जो जाता है खून वो कम जाता है। दैट्स वाई हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास बेसिकली लोअर लिम्स इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ आवर बॉडी। अगर डायबिटिक फूट अल्सर है, यानी कि अभी गैंग्रेन की तरफ नहीं गया, ठीक है, तो इसको डेब्रीमेंट करके, यानी कि जो कचरा वगैरह था ऊपर, यानी कि जो बहुत बैक्टीरिया वगैरह जो थे, हर चीज़ उनको साफ़ कर लिया जाए, तो गैंग्रेन की तरफ जाने से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है जो कि कॉज, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। इन टाइप 2 डायबिटीज़ द पेनक्रियाज रिटेन सम बीटा सेल फंक्शन बट वेरिएबल इंसुलिन सिक्रेशन इज इनसफिशिएंट टू मेंटेन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। ये पॉइंट तो हमारा क्लियर ही होगा कि क्या बात लिखी है, बहुत आसान सी बात लिखी हुई है। टाइप 2 डायबिटीज़ को देखें तो उसमें क्या होता है कि पेनक्रियास जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो पेनक्रियास हैं, ठीक है, उनमें जो बीटा सेल हैं वो रिटेन सम बीटा सेल फंक्शन, यानी कि हल्का फुल्का फंक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि वो इंसुलिन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, बट वेरिएबल इंसुलिन सिक्रेशन, लेकिन इतनी सिक्रेट नहीं कर रहे होते इंसुलिन कि हमारी बॉडी की जो नीड है उसके मुताबिक हो, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल, खून में ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए था उतना नहीं होता, बल्कि हाई हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन ही एट द एंड क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ग्लूकोज को सेल में लेके जाती है, इंसुलिन सेल पे लगती है, रिसेप्टर खुलता है बेसिकली हमारे पास, और ग्लूकोज जाता है सेल्स में, ठीक है। तो इसीलिए होमियोस्टेसिस, यानी कि बॉडी में जो बैलेंस होना चाहिए ग्लूकोज का, वो नहीं रह पाता, ठीक है।
तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी। अच्छा, आपने यहाँ पर यह बात याद रखनी है हमारे पास, जैसे कि हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है क्या है। स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास कि पेनक्रियास जो होते हैं, पेनक्रियास के बीटा सेल क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, क्योंकि बॉडी में क्या होती है, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है कि सेल जो होते हैं वो इंसुलिन के बेसिकली जैसे बात की फैट वगैरह, ठीक है, बहुत चीज़ें थी ऐसी जो कि क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस डेवलप कर रही थी, ठीक है। तो इंसुलिन की नीड बढ़ जाती है कि इंसुलिन ज़्यादा होगी तो मुकाबला करेगी, रिसेप्टर के बाहर जो चीज़ें रखी हुई थी उनको हटा के खुद लग जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ये डिमांड पूरी हो रही होती है, लेकिन जब बीटा सेल हमारे पास पेनक्रियास के बीटा सेल काफ़ी अर्से ऐसा काम करते रहेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस को रोकते रहेंगे, रुकावट को रोकते रहेंगे, तो आखिरकार वो क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट यानी कि थक जाते हैं। अब क्या हो रहा है, हमारे पास बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम सिक्रीट कर रहे हैं। अब उनको फर्क नहीं पड़ा, जो रुकावट थी सेल के बाहर वो रुकावट वैसी ही है, ठीक है। अब वो पूरे कंपटीशन में आके ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहे कि वो आए रिसेप्टर को हटा दे, रिसेप्टर चीज़ें लगी हुई उनको हटाए और खुद लग जाए, ठीक है। अब कम इंसुलिन सिक्रीट हो रही, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई कि इंसुलिन सिक्रीशन इज इनसफिशिएंट टू मेंटेन ग्लूकोज होमोस्टेसिस, ठीक है। अब यहाँ देखें हमारे पास फिगर को डिस्कस करते हैं, फिगर 24.3। इसमें क्या बताया गया, रिलीज ऑफ इंसुलिन दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू एन आईवी ग्लूकोज लोड इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स एंड डायबिटिक पेशेंट। देखें हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारी इंटेस्टाइन से क्या होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। और हार्मोन बेसिकली हमारे पास वो जाके पैनक्रियाज को बताते हैं, फिर हमारे पास इंसुलिन रिलीज होती है, ठीक है, सब कुछ होता है नॉर्मली। लेकिन हम इसमें क्या करें, हम डायरेक्ट खून में आईवी इंट्रावीनस यानी कि डायरेक्ट वीन्स में क्या करें, यानी कि डायरेक्ट खून में हम क्या करें, ग्लूकोज को इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये देखने के लिए कि हमारी बॉडी में, हमारे खून में जब ग्लूकोज जाती है तो हमारे पास जो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो हम ग्राफ में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे पास ग्राफ में 3 तरह के लोग दिखाए गए हैं, ठीक है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2 और एक नॉर्मल लोग, ठीक है। अच्छा, पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज दिया गया बॉडी में, ठीक है। और यहाँ प्लाज्मा कंसनट्रेशन यानी कि खून में इंसुलिन की कितनी मिकदार, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली हमारे पास होगा क्या, नॉर्मली आपके खून में जब शुगर दिखी, ठीक है, तो फ़ौरन से ही क्या होगा, हमारे पास जो बीटा सेल्स होंगे, ठीक है, पेनक्रियाज के, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक बहुत ही हाई अमाउंट क्या करते हैं, इंसुलिन की खून में छोड़ते हैं। ऐसा होता है ना, आपने खाने का निवाला फर्स्ट ही स्टार्ट किया था कि बहुत सारी इंसुलिन हमारे बीटा सेल ने क्या कर दी, खून में छोड़ दी, ताकि फ़ौरन से शुगर जो आ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, एकदम से पीक ऊपर ना चली जाए शुगर की, ठीक है। तो फ़ौरन से कंट्रोल करने के लिए बीटा सेल क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हाई डोज ऑफ इंसुलिन खून में छोड़ते हैं। इसको हम कहते हैं बोलस इंसुलिन, हम जानते हैं ये बात, ठीक है, बोलस इंसुलिन। तो बेसिकली वही बताया कि नॉर्मल लोगों में क्या हो रहा है कि एकदम से इंसुलिन की हाई पीक हुई, इंसुलिन की हाई पीक, ठीक है। अब ये इंसुलिन की हाई पीक कुछ देर के लिए रहती है, बेसिकली ये कुछ देर के लिए इसलिए जो स्टोर करके रखी हुई थी इंसुलिन है, बीटा सेल ने वही छोड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हल्का हल्का इंसुलिन का लेवल कम होता है, ठीक है। और फिर वो देखता है कि खून में जो शुगर है वो कितनी अमाउंट में अभी भी रहती है कि इसको कम किया जा सके, ठीक है। तो उतनी ही अंदाज़ा लगा के उतनी ही फिर निकालता रहता है, ठीक है। तो फिर स्लो हो जाती है अमाउंट, ठीक है। स्टार्टिंग में हाई होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। तो वही बात देखें, हम इंसुलिन की क्या हो रही है, अमाउंट स्लो हो रही है, फिर आखिर में जाके ख़त्म, ठीक है। तो बेसिकली वही, अब ये हमारे पास बेसल इंसुलिन, ये हमारे पास कुछ टाइम के लिए फिर हो जाएगी बेसल इंसुलिन, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये होता है। अब उसके बाद है कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में देखें, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या दिख रहा है आपको कि हमारे पास जो इंसुलिन निकलने की मिकदार है वो कम है। देखिए स्टार्टिंग में हमने खाना खाया या आपकी बॉडी में जब ये, अगर इसकी बात करें तो ग्लूकोज जा चुका है, ठीक है, लेकिन इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। ये बहुत स्लो तकरीबन 8-10 मिनट लगेंगे इसको निकालने में। ये बहुत स्लो क्या करे, इंसुलिन को निकाल रहा है, ठीक है, इंसुलिन को निकाल रहा है, हल्की हल्की इंसुलिन निकल रही है, एट द एंड ख़त्म। इसमें जो स्टार्टिंग में हाई फेस नॉर्मली जो होता है लोगों में कि स्टार्टिंग में हाई डोज निकलती है इंसुलिन की, वो फेस बिल्कुल गायब है, हमें दिख रहा है, ठीक है, यानी कि बोलस इंसुलिन वाला फेस बिल्कुल गायब है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये बात याद रखनी है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, हल्की हल्की इंसुलिन निकल रही है, बोरस इंसुलिन वाला फेस गायब है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें टाइप 1 डायबिटीज़ में, तो इसका तो बिल्कुल ही उलट है। ये बहुत ही हम बोल सकते हैं खतरनाक कंडीशन। इसमें क्या है हमारे पास कि इंसुलिन निकलने की मिकदार जीरो है, क्योंकि इंसुलिन निकल नहीं रही, पेनक्रियाज के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। तो इंसुलिन निकालेंगे कहाँ से, तो बेसिकली यहाँ पर लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। अगर हम इसी ग्राफ में ऐड कर दें LADA, लैटेंट ऑटो इम्यून डिसीज इन एडल्ट, अगर इसको ऐड करते हैं उसमें क्या कंडीशन होगी, तो इसमें क्या कंडीशन है कि हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ की ही किस्म है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसको ऐसा लगता है कि टाइप 2 डायबिटीज़, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा होगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ हल्का हल्का कर्व दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन आगे जाके क्या दिखेगा, बिल्कुल लाइन सीधी, ठीक है। कुछ सालों बाद क्या दिखेगा, लाइन सीधी। तो बेसिकली स्टार्टिंग में इसका कर्व टाइप 2 डायबिटीज़ जैसा होगा, लेकिन अगर कुछ सालों बाद देखेंगे हम तो टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा इसका कर्व दिखाई देगा। इसका कर्व क्या, बेसिकली फ्लैट लाइन दिखाई देगी, ठीक है। द बीटा सेल मे बिकम ग्रेजुअली रेड्यूस इन टाइप 2 डायबिटीज़, क्या मतलब हुआ,
देखें हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या थे, हमारे पास बीटा सेल सही काम कर रहे थे और एक्स्ट्रा इंसुलिन भेज रहे थे खून में, क्योंकि क्या थी, सेल के पास रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी थी, वो इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहे। तो कंपटीशन में आके वो क्या करते, ज़्यादा इंसुलिन बना रहे थे ताकि वो सेल के बाहर जो रुकावट है उसको हटा के रिसेप्टर पर खुद लग सके और इंसुलिन जो ग्लूकोज है खून में वो जा सके सेल्स में। ठीक है, स्टार्ट में ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली उनके जो बीटा सेल थे पेनक्रियास में वो क्या हो जाएंगे, वो हम बोल सकते हैं काम कम करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक वक्त आएगा ये काम करना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको वक्त के साथ साथ, यानी कि ग्रेजुअली, अगर बहुत लंबा अर्सा गुजर चुका है तो उनको इंसुलिन भी देनी पड़ जाती है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू पेशेंट विद टाइप 1, दोज विद टाइप 2 डायबिटीज़ आर ऑफन ओबीस। नोट, नॉट ऑल ओबीस इंडिविजुअल्स बिकम डायबिटिक। अब ये बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को देखें तो वो क्या होते हैं, अक्सर ओबीस होते हैं। ओबीस मतलब क्या, मोटे होते हैं, क्योंकि हमारे पास मोटापा ही हम बोल सकते हैं मेन वजह है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ की। ठीक है, इसी की वजह से ट्रिगर हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, इसी की वजह से क्या हो रही है, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, रुकावट डेवलप हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी में देखें, अगर हम मोटे हैं, ओबीस हैं, ठीक है, तो खून में क्या होंगी, ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स होंगी, फ्री फैटी एसिड। अब ठीक है, हमारे पास पेनक्रियास है। ठीक है, इसी हमने ओबीस पर्सन का पेनक्रियास को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी पेनक्रियास में क्या होगा, हमारे पास बीटा सेल का काम क्या है कि इंसुलिन को रिलीज़ करना, खून में रिलीज़ करना। लेकिन अब जब खून में फ्री फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा है तो फ्री फैटी एसिड ये यहाँ भी घुस जाएंगे। कहाँ घुस जाएंगे, बीटा सेल के अंदर घुस जाएंगे और वहाँ जाके क्या करेंगे, हमारे पास कुछ हम बोल सकते हैं टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि सेरामाइड प्रोड्यूस करेंगे। टॉक्सिक केमिकल क्या करेंगे, आप बीटा सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ सेल ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब डिस्ट्रॉय हो चुका तो बीटा सेल खुद को क्या करने शुरू कर देगा, खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, एपोप्टोसिस। तो आखिरकार क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस। ठीक है, अब ये सेल मरना शुरू होगा। इसने कहा कि बीटा, अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसको लंबे अगर समय तक चलती रहेगी टाइप 2 डायबिटीज़, तो आखिरकार उसको क्या करने लेना पड़ जाएंगे, इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करनी पड़ जाएगी, क्योंकि इसकी भी आखिरकार क्या हो रहे हैं कि जो हमारे पास बीटा सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, कि खून में अदर फैट थी। ठीक है, मोटापा असल वजह है। ठीक है, लेकिन अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को देखें तो वो अक्सर क्या होते हैं, दुबले होते हैं। ठीक है, वो दुबला इसलिए हो रहे हैं, वो दुबले होए जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन नहीं है ना, इंसुलिन जीरो फ्लैट लाइन थी हमने देखा। ठीक है, तो उनकी बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, तो उनकी बॉडी क्या करिए, उनकी बॉडी प्रोटीन और फैट को तोड़ के अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करिए। ठीक है, ग्लूकोज को कंपनसेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो पतले दुबले होते हैं। ठीक है, वो दुबले होते हैं, जबकि ये टाइप डायबिटीज़ के मरीज अक्सर मोटे होते हैं, क्योंकि मोटापा मेन ट्रिगर है। जबकि इसमें दुबले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी यूज़ करिए जो उन्होंने स्टोर करके रखी थी बॉडी ने, प्रोटीन फैट, उसको बॉडी स्टोर करिए, उसको बॉडी कंज्यूम करिए, सॉरी। अब ये बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो सारे हम मोटे लोग हैं उनको कहें कि बेसिकली वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, इसका रीज़न ये हमारे पास कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में सबकुटेनियस लेयर है जहाँ पर फैट स्टोर होती है। ठीक है, वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हर किसी की अलग अलग होती है। ठीक है, दैट डिपेंड ऑन जीन, किस पे डिपेंड करती है, जीन पे डिपेंड करती है और एवोल्यूशन पे डिपेंड करती है कि आपका बेसिकली बोल सकते हैं कि माहौल वगैरह कहाँ रह रहे हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, एवोल्यूशन वगैरह और जीन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी की जीन अच्छे हैं, यानी कि किसी की स्टोरेज कैपेसिटी फैट की क्या है, बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत सारी फैट स्टोर होती है, अगर वो ज़्यादा फैट इंटेक करेगा भी क्या होगा, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी में जो फैट सेल हैं वो एक से क्या हो जाएंगे, दो बन जाएंगे, यानी कि खुद को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे हाइपरलैप्सिया। क्या कहेंगे, हाइपरलैप्सिया। अभी जो सेल बनेंगे, नए फैट सेल बनेंगे, ये हेल्दी होंगे। ठीक है, और ये कोई जहरीले केमिकल रिलीज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसी की जीन्स में ऐसा है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है फैट, बहुत ही कम कैपेसिटी है, हल्की सी भी फैट खाता है तो उसकी जो मोटापा दिखने लग जाता है, मोटापा विजिबल हो जाता है। ठीक है, अब उसकी कम है स्टोरेज कैपेसिटी, तो क्या होगा, हमारे पास जो फैट सेल होगा, एक फैट सेल होगा, वो खुद को डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि वो खुद में ही फैट को ठोसता रहेगा। ठीक है, एक वक्त आएगा ये फैट सेल फूल जाएगा हद से ज़्यादा, तो इसमें जो फैट था वो उसको बाहर लीक होना शुरू हो जाएगा, इतना भर गया अब इसमें लीक होना शुरू होगा, इसको हम कहेंगे हाइपरट्रॉफी। ठीक है, जिसकी जीन्स की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, जीन्स में इतना अच्छा नहीं होता कि वो इतना स्टोर कर सके फैट को, तो उनमें क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होती है। क्या होती है, हाइपरट्रॉफी, और उनकी फैट लीक होना शुरू हो जाएगी ऑर्गन्स में। Type 2 diabetes is frequently accompanied by the lack of sensitivity of target organs to either endogenous or exogenous insulin. लैक ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि सेल जो हैं, सेल ज़िद्दी हो चुके हैं, बाहर जो इंसुलिन हल्की हल्की टाइप डायबिटीज़ में जो पेनक्रियास बना रहे हैं, पेनक्रियास के बीटा सेल बना रहे हैं, हल्की हल्की इंसुलिन ही सही, लेकिन बन रही है, वो खून में आ रही है, लेकिन सेल इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि होगा क्या यहाँ पर, जैसे कि मसल्स, टारगेट ऑर्गन जो है
वही महसूस नहीं कर पा रहे। अगर हम देखें बहुत सारे हमारे पास हर चीज़ को ज़रूरत है ना ग्लूकोज की, हर सेल को, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें टारगेट ऑर्गन की, अगर हम बात करें मसल्स की, ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ मसल्स की, तो मसल क्या करती है, शुगर को यूज़ करके अपने एनर्जी क्रिएट करती है अपने लिए। जब मसल्स के सेल ही महसूस नहीं कर पा रहे तो कितनी भारी अमाउंट जो है शुगर की वो खून में ही रह जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें लीवर की, लीवर का काम क्या होता है, शुगर को स्टोर करके रखना। जब ये इसके सेल महसूस नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन को, तो क्या होगा, शुगर की अमाउंट खून में रखी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें फैट सेल की, फैट सेल का काम क्या होता है, शुगर को स्टोर करना। अगर ये ही महसूस नहीं कर पा रहे तो दोबारा खून में शुगर रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे सेल क्या है, इंसुलिन को महसूस नहीं कर पा रहे इन सबके सेल, ठीक है। ये जो होते हैं, हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी अमाउंट जो होते हैं शुगर को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें मसल सेल, ये बहुत ही हाई अमाउंट यूज़ करते हैं शुगर की, ठीक है। जब इनके सेल ही यूज़ नहीं कर पा रहे तो बहुत ही भारी अमाउंट जो है शुगर की खून में रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब एट द एंड ये इनके सेल इंसुलिन को पहचानते हैं, गेट खोलेंगे, इंसुलिन गेट खोलेगा सेल्स का, तभी तो शुगर जाएगी। जब गेट ही नहीं खोल रहे तो शुगर कहाँ से जाएगी सेल्स के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है एंडोजीनस और एक्सोजीनस, का मतलब क्या हुआ, देखें आपकी बॉडी में जो पेनक्रियास के बीटा सेल बना रहे हैं, एंडोजीनस वो कहलाएगी, यानी कि वो इंसुलिन जो आपकी बॉडी में पेनक्रियास के बीटा सेल बना रहे हैं, ठीक है, उस पर भी वो आ रही है, खून में कोई असर नहीं पड़ रहा सेल्स को, ठीक है। एक्सोजीनस जो आप बाहर से इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करें वो आ रही है, तब भी कोई असर नहीं पड़ा। तो टाइप टू डायबिटीज़ के मरीजों में अक्सर ऐसा होता है कि चाहे जो हल्की हल्की इंसुलिन उनकी खुद की बन रही है बॉडी में, वो भी असर नहीं करी, और जो हम बाहर से दे रहे हैं इंसुलिन की डोज उनको, वो भी असर नहीं करी, ठीक है। इतने सेल जिद्दी हो जाते हैं, ठीक है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है इस हद तक। अब देखते हैं हम फिगर की तरफ। फिगर की तरफ क्या लिखा हुआ है, फिगर 24.4, मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपर ग्लाइसीमिया ऑब्जर्व इन टाइप 2 डायबिटीज़। मेजर फैक्टर यानी कि बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं जो कि खून में ग्लूकोज की अमाउंट को हाई करिए, हाइपर ग्लाइसीमिया कॉज करिए। देखा किस में गया है, ऑब्जर्व किया गया है टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में, देखा गया है कि कौन कौन सी बड़ी वजूहात हैं जो कि क्या करिए, खून में ग्लूकोज को हाई करिए। अब ये डायग्राम कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इसको पढ़ चुके हैं पहले ही, जो सब कुछ लिखा हमने पढ़ा था वो सब कुछ यही लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायग्राम की शक्ल में इसको बताया गया, तो हम देख लेते हैं हमारे पास होता क्या है। देखें हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ होने की दो बड़ी वजूहत यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पेरिफेरल टिश्यूज, एंड सेकंड इज दैट के इनएडिकेट इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम बीटा सेल्स, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास के खून में इंसुलिन है, हल्की हल्की अमाउंट में है, लेकिन कोई सेल्स पहचान नहीं पा रहे उसको, सेल्स पहचान ही नहीं पा रहे सारे सेल्स, तो बेसिकली गेट नहीं खोल पा रहे और खून में ही ग्लूकोज रह रही है, ठीक है। तो यहाँ बस लीवर के पास भी इंसुलिन आ रही है लेकिन पहचान नहीं पा रहे बेसिकली लीवर के सेल्स, तो ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से उल्टा क्या किए जा रहे हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो फैट सेल है, मसल सेल, इनका काम क्या था कि खून में ग्लूकोज को अपने अंदर लेना और यूज़ करना, ठीक है। हमारे पास फैट सेल क्या करेगा, स्टोर करेगा ग्लूकोज को, और मसल सेल क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये भी नहीं कर रहे क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन गेट नहीं खोल रहा, ग्लूकोज जा नहीं रही इनके सेल्स के अंदर, तो खून में ग्लूकोज वैसे ही हाई है, ऊपर से ये भी क्या किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये वजह होगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पेरिफेरल टिश्यूज के सेल्स रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर ले नहीं रहे, रुकावट है, ठीक है। एंड एक और चीज़ हमारे पास टाइप डायबिटीज़ में क्या वजह है कि हाइपर ग्लाइसीमिया हो रहा है, वो ये रही कि हमारे पास जो पेनक्रियास है, एक काम पहले तो इतना काम करते रहे रेजिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, ठीक है, बहुत सारी वो बनाते रहे इंसुलिन, लेकिन एक वक्त आएगा पेनक्रियास क्या होगा, थक गए। अब पेनक्रियास क्या होगा, थक गए, अब इंसुलिन बनाना बंद कर दी, ये रेड लाइन क्या शो करिए, अब इंसुलिन बनाना बंद कर दी, ठीक है। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं अगर लंबे टाइम तक रहेंगे, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ रहेंगे तो उनको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ जाएगी। इसके बाद लिखा है दिस रेजिस्टेंस टू इंसुलिन इज कंसीडर टू बी अ मेजर कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो वही बात है हमारे पास कि इसमें इंसुलिन होती है लेकिन सेल पहचान नहीं पा रहे थे, तो बेसिकली रेजिस्टेंस ही जो होती है वो बहुत ही अहम वजह होती है टाइप 2 डायबिटीज़ की, ठीक है। तो आगे चलते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। द गोल इन ट्रीटिंग टाइप 2 डायबिटीज़ इज मेंटेन blood glucose concentration within normal limits and to prevent the level development of long term complications of the disease। गोल तो यही होता है, मकसद यही होता है कि टाइप डायबिटीज़ के मरीजों में क्या किया जाए, खून में ग्लूकोज का लेवल एक हद तक रखा जाए, नॉर्मल जो हद है वहीं तक रखा जाए। ऐसा ना हो कि खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाए और ऐसा भी ना हो कि बहुत कम हो जाए, ठीक है। और क्या किया जाए, एंड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। हम जानते हैं कि खून में ग्लूकोज का लेवल अगर बहुत लंबे टाइम तक हाई रहेगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि किडनी का मसला हमने बात की थी, हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। किडनी में होता है और रेटिनोपैथी वगैरह, न्यूरोपैथी वगैरह, ठीक है, सब कुछ हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो उनसे बचने के लिए क्या कहते हैं, खून में ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल अमाउंट तक रखा जाता है। टाइप डायबिटीज़ के मरीजों में ये गोल रहता है हमारा कि खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल अमाउंट तक रखें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड करेक्ट द हाइपरग्लाइसीमिया ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन सम पेशेंट्स।
अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि वेट कम करने से, वेट रिडक्शन यानी कि वेट कम कर लें, एक्सरसाइज करें और डाइटरी मॉडिफिकेशन, खाने में तब्दीली लेके आएँ, तो इससे क्या हो सकता है, डिक्रीज़ कम हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जो सेल इंसुलिन को नहीं पहचान रहे, ठीक है, तो वो कम हो सकता है। और एंड करेक्ट द हाइपरग्लाइसीमिया ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। हाइपरग्लाइसीमिया जो खून में शुगर हाई है वो भी नॉर्मल हो सकती है अगर आप ये सब चीज़ें कर लें। लेकिन आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इन सम पेशेंट्स, ठीक है। हम ये बात किसकी करें, टाइप 2 डायबिटीज़ की करें। टाइप 1 में तो सिरे से ही नहीं बन रही ना इंसुलिन, ठीक है, तो उसमें आप कुछ भी कर लें तो फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी एट नाइट, ठीक है। ये टाइप 2 की बात हो रही है, लेकिन टाइप 2 में भी लिखा हुआ है इन सम पेशेंट, ऐसा क्यों लिखा हुआ है। देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आप बोलें, आप समझें तो आपके जहन में तो ये होना चाहिए ना कि हम हर किसी के टाइप डायबिटीज़ के मरीजों का ऐसा करें कि उनका वेट कम कर दें, उनका एक्सरसाइज करवाएं या फिर उनके खाने में तब्दीली लेके आएँ, तो उन सब का ये डायबिटीज़ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखें, बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, हर किसी के बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं चीज़ें क्या कर रही हैं, डायबिटीज़ को मैनेज कर रही हैं, ठीक है, कंट्रोल में रख रही हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज़ इन चीज़ों का अगर सही करेगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर। अगर हम बात करें किसी की जीन्स में ही ऐसा है कि उसकी इंसुलिन बनती ही कम है, उसके पैनक्रियाज क्या बनाता है, कम इंसुलिन बनाते हैं, तो चाहे आप जितना वेट लूज़ कर लें, आप खाने में तब्दीली लेके आ जाए, तो जीन्स में ये चीज़ है कि उनकी इंसुलिन कम बनती है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल देखें, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, शुरू शुरू में क्या होता है कि आपके जो पैनक्रियाज हैं वो कम इंसुलिन बनाएंगे, ठीक है। पहले तो ज़्यादा बना रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, ठीक है। फिर एक वक्त आएगा कम, फिर एक वक्त आएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर होता है, ठीक है। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज़ है, वो बहुत लेट स्टेज है, यानी कि अब उसको काफ़ी वक्त हो चुका है टाइप 2 डायबिटीज़ होते होते, ठीक है। तो लेट स्टेज है, तो उसमें तो उसके बीटा सेल ही तबाह हो चुके हैं, तो आप जितना भी ये कर लें तो उसको फ़र्क तो ना पड़ेगा, वो ख़त्म हो चुके हैं, बनाना बंद कर दी उन्होंने इंसुलिन, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास लेट स्टेज में ऐसा होता है, ठीक है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। एक और ये भी हो सकता है कि हमारे पास कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो किसी की एज बढ़ी है, ठीक है, जब एज बढ़ी होती है तो क्या होता है हमारे पास कि मेटाबॉलिक रेट बॉडी का स्लो हो जाते हैं और हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं, तो हार्मोन की डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। तो आप जितना भी कर लें, एज बड़ी हो गई तो इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसलिए लिखा हुआ है इन सम पेशेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ एवर मोस्ट पेशेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन विद ओरल ग्लूकोज लोवरिंग एजेंट। अब ये जो बात लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ठीक है, कि हाउ एवर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप परहेज़ करें आपका जो डायबिटीज़ है सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके जो खून में ग्लूकोज है वो सही हो जाएगी, ठीक है। अब जब खून में ग्लूकोज एक नॉर्मल से ज़्यादा रहती है अमाउंट में, तो बॉडी को बाहर से नीड होती है कि बाहर से कोई उसकी मदद करे, ठीक है। बॉडी का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि अंदर अगर उसके बॉडी में ज़्यादा अर्से तक शुगर हाई रहेगी खून में, तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इससे बेहतरी हो रही है, लेकिन बाहर से भी हेल्प चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर पेशेंट क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट, यानी कि उनको दवाइयाँ देना बहुत लाजमी होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन यानी कि दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन सी दवाइयाँ, विद ओरल ग्लूकोज लोवरिंग एजेंट, वो दवाइयाँ जो कि क्या करें खून में जाके क्या करें, ग्लूकोज को लो करें, ठीक है। अब ग्लूकोज को लो किस तरीके से करेंगी कि भाई इंसुलिन काम करेगा तभी तो खून में ग्लूकोज लो होगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ दवाइयाँ क्या करती हैं कि पेनक्रियास में जो बीटा सेल हैं उसको मजबूर करती हैं कि वो क्या करे, ज़्यादा इंसुलिन मेक करे। और कुछ दवाइयाँ क्या करती हैं, हमारे पास की जो पेनक्रियास इंसुलिन निकाल रहे हैं बस उसी इंसुलिन की ताकत को ज़्यादा कर देंगी, ठीक है। तो दवाइयों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन सब काम एक ही करी होती है कि क्या करी होती है, ग्लूकोज को लो करी होती है, ठीक है। As the disease progresses, beta cell function decline and insulin therapy is often required to achieve satisfactory serum glucose levels. अब इस टॉपिक का हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने लगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये कोई स्टेटिक डिसीज़ नहीं है। स्टेटिक मतलब रुकी हुई डिसीज़ नहीं है कि आपने इसका इलाज कर लिया सही हो जाएगी, नहीं। बल्कि ये अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी की अभी टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो बीटा सेल हैं, ठीक है, वो बहुत, यानी कि बॉडी में रेजिस्टेंस होती है कि सेल इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहे होते, ठीक है। तो वो एक वक्त में बहुत काम करते हैं कि बीटा सेल जो होते हैं बहुत सारी इंसुलिन मेक करके उस रुकावट को ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ क्या होता है, थक जाते हैं, ये थक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा सेल एग्जॉस्शन, ठीक है। ये थक जाते हैं बीटा सेल और फिर क्या कर रहे होते हैं, फिर कम इंसुलिन निकाल रहे होते हैं, फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता जो रुकावट है सेल्स के बाहर, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये कम तो कर रहे हैं उस रुकावट को, लेकिन अब थक गए, अब इतना इंसुलिन मेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर एक वक्त आएगा ये बिल्कुल थक जाएंगे और बनाना ही बंद कर देंगे इंसुलिन, ठीक है। तो बेसिकली स्टेजेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ क्या है कि ज़्यादातर क्या क्या होता है कि आप जो ओरल दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ठीक है, जो कि ओरल ग्लूकोज लोवरिंग एजेंट यानी कि ग्लूकोज को कम करती हैं, खून में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करती हैं, ठीक है, वो तब काम करती हैं जब हमारे पास बॉडी में थोड़ी बहुत, एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंसुलिन बन रही हो, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही,
ठीक है, कि बीटा सेल काम ही नहीं कर रहे, जैसे कि बात की इसके आखिरी स्टेज में बीटा टाइप टू डायबिटीज़ के आखिरी स्टेज में क्या होगा कि बीटा सेल बनाएंगे ही नहीं इंसुलिन, ठीक है, यानी कि डिक्लाइन बन ही नहीं रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लाजमी है कि आप ओरल जो ड्रग्स हैं वो नहीं लेंगे, बल्कि क्या, इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। अब क्या करनी पड़ेगी, बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ेगी ताकि खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर वही बात लिखी हुई, सेटिस्फैक्ट्री सीरम ग्लूकोज लेवल, यानी कि सीरम का जो, यानी कि खून, सीरम कहते हैं खून को, ठीक है, तो खून में जो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है वो हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन की इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम ग्राफ, ठीक है, लास्ट चीज़ बस डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक की, कि ड्यूरेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इस ग्राफ में क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास ग्राफ दिखाया गया बेसिकली कि इस बीमारी को 5 साल गुजर कर क्या हुआ, इस बीमारी को अगर 15 ईयर गुजर गए तो क्या हुआ, और इस बीमारी को अगर मोर देन 15 ईयर गुजर गए तो क्या होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई, सफिशेंसी ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन, सफिशेंसी यानी कि काफ़ी, ठीक है, एंडोजीनस जो बॉडी खुद बनाती है, जो बॉडी के पेनक्रियास खुद इंसुलिन बनाते हैं बीटा सेल, उसको हम कहते हैं एंडोजीनस, ठीक है, बॉडी खुद बना रही है, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, हमारे पास जो हमारे खुद की टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में जो हमारे खुद के बीटा सेल हैं, उनकी इंसुलिन बनाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, एट द एंड वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो सफिशेंसी पहले सही बना रहे तो सफिशेंट अमाउंट होती है, लेकिन स्लोली स्लोली टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ क्या होते हैं, उनकी बीटा सेल इंसुलिन नहीं बनाते, ठीक है, वही बात यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड रिकमेंड सीक्वेंस ऑफ थेरेपी, रिकमेंड सीक्वेंस ऑफ थेरेपी यानी कि इलाज का प्रॉपर एक तरीकाकार होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में इलाज ऐसे नहीं कहते कि फ़ौरन इंसुलिन देना शुरू कर देंगे, नहीं, बल्कि प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो सब कुछ इस ग्राफ में डिस्कस किया गया, तो स्टार्ट करते हैं। इस ग्राफ में हमें किस तरीके से समझना है, देखिए आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, ग्राफ में आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये क्या है, रिलेटिव एबिलिटी टू इंसुलिन। ये ब्लू लाइन ये बता रही है हमारे पास कि एंडोजीनस जो इंसुलिन होती है, यानी कि बॉडी के जो पेनक्रियास हैं उसमें जो बीटा सेल है वो इंसुलिन निकाल रहे हैं, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है किसी पर्सन को, ठीक है। तो उसकी जो बीटा सेल है प्रॉपर इंसुलिन निकाल रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट इंसुलिन की बीटा सेल से निकल रही है, ठीक है। तो देखें नॉर्मल पर्सन है उसका बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। फिर आगे देखें हमारे पास ये जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन है कम हो रही है, कम हो रही है, और आखिरकार बहुत ही कम हो गई और आखिरकार ख़त्म हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास देखें इसमें जो हमारे पास बॉडी की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी है वो कम हो रही है हल्की हल्की, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़ कंडीशन, प्री डायबिटिक कंडीशन, प्री डायबिटिक कंडीशन, ठीक है। ऐसे शख्स को हम डायबिटीज़ वाला नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी इंसुलिन बन रही है लेकिन हल्की सी कम हो गई, ठीक है। इस वक्त पे क्या होता है, इस स्टेज पे अगर उस बंदे ने एक्सरसाइज कर ली, अपनी डाइट वगैरह सही कर ली, तो उसकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो होने से बच जाएगा, ठीक है, बच जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है उसको बहुत 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 टाइम बाद उसको टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि उस वक्त को बहुत आगे ले जाता है, ठीक है। अगर क्या कर ले, अपनी डाइट पे कंट्रोल कर, डाइट और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले, तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि खून में शुगर हाई होती है लेकिन इतनी हाई नहीं होती कि हम डायबिटीज़ कह दें उसको, जैसे कि 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ी सी हाई होती है, नॉर्मल से थोड़ी सी हाई होती है। अब इसमें क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो टाइप टू डायबिटीज़ स्टार्ट हुई और तकरीबन 5 साल के अर्से तक क्या होगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ किसी पर्सन को स्टार्ट हुई, ठीक है, और 5 ईयर्स गुजर गए। तो उसमें देखिए हमारे पास कितना रेशो कम हो गया, देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास के पता चला इसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो काफ़ी हद तक इंसुलिन जो बनाने की कैपेसिटी थी वो कम हो चुकी थी। अब देखें अब और कम हो रही है, ठीक है, 5 साल में काफ़ी कम हो गई इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी, ठीक है। अब इस स्टेज पर क्या होता है कि बॉडी में जो पेनक्रियास होते हैं वो बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज पर सिर्फ एक गोली से काम चल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें मेटफॉर्मिन की, तो बहुत ही मशहूर दवाई है जो कि क्या करती है, टाइप डायबिटीज़ के मरीजों की शुगर कंट्रोल करती है। क्या करती है कि ये बेसिकली जो इंसुलिन निकल रही होती है बीटा सेल से, बस उसी इंसुलिन को सही तरीके से काम करने देगी, यानी कि वो जो रेजिस्टेंस थी सेल के ऊपर रुकावट थी, सेल इंसुलिन को लगने नहीं दे रहे थे, ठीक है, रिसेप्टर पर। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये इंसुलिन को सही तरीके से थोड़ी ताकत फराहम करेगी कि ये सही तरीके से लग जाए इनके ऊपर, ठीक है। तो उसी इंसुलिन की ताकत को बढ़ाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में ये गोली काफ़ी होती है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन तो रिलीज़ हो रही है ना, बीटा सेल इंसुलिन हल्की फुल्की निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास कि अब काफ़ी टाइम गुजर गया, टाइप डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसको तकरीबन 15 साल होने वाले हैं, देखें अब बहुत काफ़ी टाइम गुजर गया, 5 साल के बाद देखें और हमारे पास क्या हो गया, आखिरकार कम हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इस स्टेज पर क्या करेंगे, अब खुद सोचें आप कि हमारे खून में शुगर हाई रह रही है, हम खाना खा रहे हैं, शुगर फ़ौरन बन रही है, जाहिर सी बात है, ठीक है, खून में हाई रह रही है, इंसुलिन है ही नहीं जो कि सेल के अंदर लेके जाए उसको, तो होगा क्या, हमें बहुत सारी गोलियाँ यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे मेटफॉर्मिन देख लें, इसको यूज़ करेंगे, और भी कई किस्म की हम ओरल टैबलेट्स यूज़ करेंगे, ताकि वो अलग अलग तरीक़ों से क्या करेंगे, खून में शुगर कंट्रोल करेंगे। कोई दवाई क्या करेगी, किडनी के ज़रिए, हमारी किडनी के ज़रिए जो खून में शुगर हाई है उसको यूरिन के थ्रू निकाल रही होगी, कोई कोई दवाई क्या कर रही होगी, अलग अलग तरीके से काम करके क्या करेंगी, खून में
शुगर को कंट्रोल करी होंगी, ठीक है। अब बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, अब 15 साल से यानी कि ऊपर हो चुके हैं, अब देखें काफ़ी टाइम गुजर चुका है। अब देखें अब हमारे पास आपको कुछ दिख रहा है, ब्लू लाइन नहीं दिख रही, यानी कि मतलब क्या है, अब जो बीटा सेल थे वो इंसुलिन बिल्कुल बना ही नहीं रहे, खत्म, बिल्कुल खत्म हो गए, ठीक है। अब इस स्टेज पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। मल्टीपल क्यों लिखा हुआ है, देखें आपको एक दिन में काफ़ी सारे इंजेक्शन यूज़ करने, एक दिन में भी काफ़ी सारे इंजेक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने खाना खाया, खाना खाने में शुगर बनेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो शुगर हाई हो जाएगी, तो इसके लिए फ़ौरन से आपको खाना खाने के बाद इंसुलिन डोज लगानी पड़ेगी, रात को खाना खाने के बाद लगानी पड़ेगी, नाश्ते के बाद लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एक दिन में मल्टीपल इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए मल्टीपल लिखा हुआ है। लेकिन आजकल से बात की हमने कि इंसुलिन के पंप भी आते हैं, ठीक है। इंसुलिन के पंप वो क्या कर रहे हैं, बस आपकी बॉडी में जैसे कि नेचुरल इंसुलिन होती है तो वैसे ही इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लास्ट चीज़ में मिस कर दी कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग सिवेरिटी ऑफ डिसीज़, यानी कि किस तरीके से टाइप डायबिटीज़ का जो मर्ज है वो किस तरह से शिद्दत इख्तियार करे, किस तरह से खतरनाक हो जा रहा है। देखें पहले कम था, फिर कम, फिर एक वक्त आया बहुत ही खतरनाक हो गया कि बिल्कुल ही बंद हो गई इंसुलिन बनना, ठीक है।